हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। उन्हीं अणुसंख्य गुणधर्म के क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम लोग एक नए अणुसंख्य गुणधर्म परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं कि ये परासरण दाब क्या होता है, क्या फायदा इसको पढ़ने का, कहां इसका महत्व है, आदि बातों के बारे में हम लोग अब विस्तार से चर्चा करते हैं। अब लेकिन परासरण दाब को जानने के पहले इससे संबंधित कुछ अन्य प्रक्रियाओं को, कुछ अन्य घटनाओं को अगर हम समझ लेते हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं पहले विसरण की, डिफ्यूजन की। आप जानते हैं विसरण क्या होता है? अभी जैसे आपने देखा होगा कि कमरे में अगर सेंट की शीशी खोल दी जाए तो उसकी सुगंध, उसकी खुशबू पूरे कमरे में अपने आप फैल जाती है। कोई फैलाता नहीं, अपने आप सेंट के कण शीशी में से निकलकर हवा में फैल जाते हैं, एक समान रूप से फैल जाते हैं। तो ये विसरण ही तो है। मतलब संपर्क में रखे हुए दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलकर एक हो जाना, एक समांगी मिश्रण बना लेना, विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे अभी एलपीजी जो रसोई गैस होती है उसका सिलेंडर कहीं से मान लीजिए लीकेज है तो उसकी गंध देखते हैं कि अपने आप फैल जाती है, तो वह भी विसरण का एक उदाहरण है। इस क्रिया में अगर आप गौर करें तो इसमें जो कणों का प्रवाह है वो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। मतलब गाढ़े विलयन से तनु विलयन की ओर कणों का प्रवाह इसमें होता है। विसरण क्रिया में कणों का प्रवाह सांद्र से तनु यानी कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में थोड़ा परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या होता है इसको भी जान लें। जानते हैं आप परासरण क्या होता है? अरे भाई, अभी हम लोग मार्केट से सपोज करिए किशमिश लाएं और उसको पानी में डाल दें, 2-4 घंटे किशमिश को पानी में पड़ा रहने दें तो आप देखते हैं किशमिश फूलकर मोटी हो जाती है, अंगूर का शेप धारण कर लेती है वो। या इसी प्रकार चना वगैरह पानी में भिगो दें, 2-4 घंटा पड़ा रहने दें, आप देखते हैं वो भी फूलकर मोटे हो जाते हैं। क्या ऐसा हो जाता है कि वो मोटे हो गए भाई? एक्चुअली उनके अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। तो किशमिश या चने के चारों तरफ जो आवरण है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी के कण बाहर से उस किशमिश या चने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया को परासरण कहा जाता है। अब इस परासरण क्रिया में अगर आप गौर करें तो कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर हो रहा है। इस क्रिया में जैसा कि किशमिश या चने के चारों तरफ एक आवरण है उसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। यह अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो दरअसल अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है अगर इसको हम जानना चाहें तो नाम से इसके क्लियर हो रहा है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी ऐसी झिल्ली जो अर्ध मतलब आधी पारगम्य हो। आधी पारगम्य हो मतलब आधी चीजों के लिए पारगम्यता प्रदान करती हो। मतलब दरअसल में हम लोग जैसा कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में विलयन के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि विलयन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक विलेय दूसरा विलायक, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जैसे अभी पानी में हम चीनी घोल दें तो चीनी विलेय है, सोल्यूट है, और पानी विलायक है यानी सॉल्वेंट है। तो इन दोनों घटकों में अगर आपसे बात की जाए विलयन के किस घटक का आकार बड़ा होता है, किसका आकार छोटा होता है, तो आप बता सकते हैं क्या? गौर करिए,
जोर डालिए दिमाग पर। अरे भाई, जो विलयन बना है उसमें विलेय विलायक दो तरह के घटक के कण विद्यमान हैं उसमें। तो विलेय के कण हमेशा बड़े आकार के होते हैं और विलायक के कण छोटे आकार के होते हैं। जैसा कि चीनी को घोलकर हमने पानी में विलयन बनाया उसका, तो चीनी के कण पहले भी बड़े थे, जब पानी में घोला गया तो घुलकर हालांकि छोटे हो गए, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी तुलनात्मक रूप में पानी के कणों की तुलना में चीनी के कणों का आकार बड़ा है। तो इसी प्रकार किसी भी विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं, तो विलेय के कण बड़े आकार के होते हैं और विलायक के कण यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो अब ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं किंतु विलेय के नहीं, उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी ऐसी झिल्ली है? जैसे अभी आपने किशमिश का खोल देखा, उसके अंदर पानी के कण तो भीतर चले गए, लेकिन किशमिश के अंदर से मिठास के कण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मतलब उस वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है, जो किशमिश का आवरण है। इसी प्रकार जो चने का आवरण है वह भी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। तो जितनी जंतु या वनस्पति झिल्लियां होती हैं वो सभी अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। इस तरह अंडे की जो झिल्ली होती है, अंडे को अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो चारों तरफ एक खोल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल मजबूत होता है। उस खोल के अंदर एक झिल्ली होती है, वो अंडे की झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। इस प्रकार एक संश्लेषित झिल्ली है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली Cu2FeCN6, इसकी जो झिल्ली होती है ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब अब क्लियर हो गया होगा आपको कि जिसमें से होकर विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं किंतु विलेय के नहीं, उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसी तरह हो सकता है कि अपारगम्य झिल्ली की बात करें तो, यानी अपारगम्य झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक किसी के कण आर पार न जा सकें, उसे हम लोग अपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। जैसे टिन की चादर, टिन की शीट ले लो, उसमें से आप किसी विलयन को छानो, न तो विलेय जाएगा न विलायक आर पार जाएगा, वो अपारगम्य झिल्ली हो गई। इस तरह से एक पूर्ण पारगम्य झिल्ली हो सकती है, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, उसमें से कोई विलयन छानिए तो विलेय के कण भी आर पार चले जाएंगे, विलायक के कण भी आर पार चले जाएंगे, वो पूर्ण पारगम्य झिल्ली हो गई। तो अब क्लियर हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें से विलायक के कण आर पार जा सकते हैं किंतु विलेय के नहीं, उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब पराशरण क्रिया को एक बार पुनः अगर हम गौर करें तो पराशरण क्रिया में एक्चुअली जब जैसे यहां पर फिगर है, इसको अगर हम ध्यान दें तो इस फिगर में एक तरफ हमने विलायक लिया है, एक तरफ विलयन लिया है, या एक तरफ हम तनु विलयन ले सकते हैं, एक तरफ सांद्र विलयन भी ले सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन इधर ले लें, इधर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है ये। अब ऐसा करके अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए तो हम ये पाएंगे, हम ये नोट करेंगे कि विलायक के कण विलयन में अपने आप जाने लगेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से होकर। यही क्रिया तो परासरण है। अगर आप परासरण क्रिया को परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। इस क्रिया को हम लोग बोल देते हैं क्या? परासरण। क्लियर? अब परासरण क्रिया में कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, जबकि विसरण क्रिया में आपने देखा था क्या? कणों का प्रवाह सांद्र से तनु की ओर होता है। दूसरी बात, परासरण क्रिया में दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जबकि विसरण क्रिया में दो भिन्न सांद्रता के विलयनों में किसी तरह की कोई झिल्ली नहीं होती है। इस प्रकार दोनों में अंतर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं परासरण दाब की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग करके रख दिया जाता है तो विलायक के कण अपने आप स्वतः ही अपने आप
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगेंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस विलयन का आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहां जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा और यहां केश नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगेगा, यानी परासरण क्रिया हो रही है। क्लियर। अब इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए, यानी विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोकने के लिए, हम इस पिस्टन द्वारा विलयन पर एक दाब लगाएंगे। इतना दाब इस पर लगाया जाएगा जिससे कि इस केश नली में विलायक का तल अपने पहले वाले स्थान पर बना रहे, जहां पहले था वहां बना रहे। तो इसके लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा बाह्य दाब लगाया जाएगा। इस बाह्य दाब को ही असल में परासरण दाब कहा जाता है। क्लियर हुआ। अगर परासरण दाब को परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं क्या, कि परासरण दाब वह बाह्य दाब है जो परासरण क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से होकर तनु विलयन में से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने से रोक दे। उस बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। क्लियर। नोट कर लीजिए, नोट करना हो, परासरण दाब वह बाह्य दाब है जो परासरण क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से होकर तनु विलयन में से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने से रोक दे। उसे परासरण दाब कहा जाता है, ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए हम परासरण दाब जान गए किसी विलयन का, तो इससे लाभ क्या भाई, इससे फायदा क्या। आप जानते हैं अभी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जड़ों द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है और वो धीरे धीरे तने तक, टहनियों तक, पत्तियों तक, पौधे का जो शीर्ष भाग है वहां तक पानी पहुंचता है। उस इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंच गया। जैसे शिकोया जैसा पौधा जो 100 मीटर तक लंबा होता है, उसमें इतनी ऊंचाई तक, या पौधों में इतनी ऊंचाई तक कैसे पानी पहुंचता है। कौन सा टुल्लू पंप लगा है भाई। वहां भी परासरण दाब ही एक रोल अदा करता है। परासरण दाब के कारण ही पेड़ पौधों में पानी जड़ों द्वारा जो अवशोषित किया जाता है वो तने के जाइलम से होता हुआ पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। इसी प्रकार अभी एक घटना हम लोग पढ़ेंगे और आरओ की, वहां विस्तार से बात करेंगे इसके महत्व का। चलिए, अब एक बात नोट की गई कि किसी विलयन का असल में जो परासरण दाब होता है वो उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे जैसे विलयन का गाढ़ापन बढ़ेगा, विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा विलायक के कण उतने अधिक आएंगे, यानी विलयन पर उतना अधिक दाब लगाना पड़ेगा, यानी परासरण दाब उतना ज़्यादा होगा। इसी क्रम में एक टर्म आता है समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये समपराशरी विलयन ये क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो नाम से ही पता लग रहा है समपराशरी विलयन मतलब समान परासरण दाब वाले विलयन, यानी दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर हों, उन्हें समपराशरी विलयन कहा जाता है। दोनों के परासरण दाब बराबर का मतलब यानी कि दोनों विलयनों का सांद्रण बराबर है। तो अगर समपराशरी विलयनों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दें तो क्या परासरण क्रिया होगी? सोच कर बताएं। अरे नहीं भाई, परासरण क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब दोनों का परासरण दाब बराबर है, दोनों विलयनों का सांद्रण बराबर है, तो विलायक के कण एक विलयन में से दूसरे विलयन में नहीं जाएंगे, यानी परासरण क्रिया नहीं होगी। क्लियर? यानी समपराशरी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो उनमें परासरण क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं अल्प पराशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अति पराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों की बात करते हैं। अगर दो विलयन हैं तो उनमें से जिस विलयन का परासरण दाब कम है उसे हम लोग बोल देंगे अल्प पराशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जबकि जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम लोग बोल देते हैं अति पराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जो हमारी ब्लड सेल होती है, हमारी जो रुधिर कोशिका है,
ब्लड सेल के अंदर जो भी तरल पदार्थ, जो भी विलयन है, जो भी जीव द्रव्य है, उसकी सांद्रता दरअसल में सोडियम क्लोराइड के 0.9% सांद्रता वाले विलयन के बराबर होती है, लगभग उसके तुल्य होती है। मतलब अगर 0.9% NaCl विलयन लेंगे, उसमें ब्लड सेल को डाल दें तो ब्लड सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु यदि 0.9% से कम सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड विलयन में ब्लड सेल को डाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सोडियम क्लोराइड विलयन का सांद्रण कम है, यानी कि वो डाइल्यूट है, ब्लड सेल के अंदर जो विलयन है वो उसकी तुलना में सांद्र है, तो विलायक के कण यानी पानी के कण नमक के विलयन में से ब्लड सेल के अंदर प्रवेश करने लगेंगे, जिससे ब्लड सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो ब्लड सेल के अंदर जो विलयन है उसकी तुलना में अल्प पराशरी है। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम ब्लड सेल को 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सांद्रण है उससे अधिक सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के विलयन में ब्लड सेल को डाल दें, तो अब ब्लड सेल की तुलना में सोडियम क्लोराइड विलयन का सांद्रण अधिक हो जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जल के कण हैं, वो रक्त कोशिका के अंदर से, रुधिर कोशिका के अंदर से, ब्लड सेल के अंदर से निकलकर सोडियम क्लोराइड विलयन में जाने लगेंगे, जिससे ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो ब्लड सेल के अंदर जो विलयन है उसकी तुलना में अति पराशरी, हाइपरटोनिक है। क्लियर? चलिए अब इसी क्रम में हम बात करते हैं ये उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। आपने आरओ का नाम सुना होगा कि आरओ का पानी है, आजकल जनरली शहरों में लोग आरओ का पानी ही पीने के लिए ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो ये आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस ये है क्या? तो दरअसल में अभी जैसा कि हमने देखा, इस फिगर पर अगर गौर करें तो यहाँ पर आपने देखा कि जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर देते हैं तो विलायक के कण तनु विलयन में से सांद्र विलयन की ओर अपने आप जाने लगते हैं। पिस्टन ऊपर उठता है, अब पिस्टन पर दाब लगाते हैं जिससे विलायक के कण विलयन में आने से रुक जाएं, यानी परासरण क्रिया रुक जाए। तो ये दाब जो लगाया गया वो तो परासरण दाब हो गया। लेकिन अगर हम ज्यादा दाब लगा दें, मतलब परासरण दाब जितना भी विलयन का है उसकी तुलना में अगर ज्यादा दाब विलयन पर लगा दें, तो विलायक के कण इस विलयन में से निकलकर विलायक की ओर या तनु विलयन की ओर जाने लगेंगे। इसी को कहा जाता है उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी परासरण क्रिया का जस्ट अपोजिट, उल्टा। परासरण क्रिया में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जा रहे हैं। भाई क्यों? क्योंकि हम दाब ज्यादा लगा दे रहे हैं परासरण दाब की तुलना में। जितना परासरण दाब था अगर उतना ही लगाते तब तो विलायक के कण विलयन में से निकलकर विलायक की ओर ना जाते, लेकिन अब ज्यादा दाब लगा दिया जा रहा है। तो ज्यादा दाब लगाने के कारण ये विलायक के कण सांद्र विलयन में से निकलकर तनु विलयन में चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है उत्क्रम परासरण। मालूम, इसी क्रिया के द्वारा जो समुद्र का खारा पानी होता है उससे शुद्ध पेयजल अलग किया जाता है। ज्यादातर देशों में अपने नागरिकों को शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इसी तरह के प्लांट उन देशों में लगाए जाते हैं और समुद्र का पानी शुद्ध करके उसमें से शुद्ध पेयजल पृथक कर लिया जाता है। वो आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस पर ही आधारित प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? परासरण दाब का और क्या फायदा है भाई? ये तो हमने ठीक है परासरण दाब के बारे में कुछ जानकारी की, क्या कुछ और भी इसका फायदा है? यस, परासरण दाब के द्वारा हम किसी विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं।
वो कैसे? तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो दरअसल ये देखा गया कि जो विलयन है ना, विलयन में विलेय के कण ठीक उसी प्रकार, उसी भांति व्यवहार करते हैं जैसे गैसीय अवस्था में गैस के कण व्यवहार करते हैं। तो वान ठाफ नामक वैज्ञानिक ने सोचा कि विलयनों के लिए भी गैसीय नियम लगाए जा सकते हैं। जैसे गैसीय नियम है बॉयल और चार्ल्स के नियम, तो बॉयल और चार्ल्स के नियमों को विलयन के लिए भी लगाया जा सकता है। इसी आधार पर वान ठाफ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे बॉयल वान ठाफ नियम कहते हैं, और एक दूसरा नियम दिया जिसे चार्ल्स वान ठाफ नियम कहा जाता है। अब बॉयल वान ठाफ नियम क्या कहता है? वान ठाफ नियम कहता है कि किसी विलयन का जो पराशण दाब है वो विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी विलयन का गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा विलयन का पराशण दाब उतना ज्यादा होगा। तो विलयन का पराशण दाब, जिसको हम लोग जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विलयन का पराशण दाब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के। ये बॉयल वान ठाफ नियम के अनुसार हो गया। इसी प्रकार चार्ल्स वान ठाफ नियम ये कहता है कि विलयन का जो पराशण दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे विलयन का ताप बढ़ता रहेगा विलयन का पराशण दाब भी बढ़ता रहेगा। अब इन दोनों नियमों को सामूहिक रूप से अगर हम मिला दें तो पराशण दाब समानुपाती हो जाएगा C इंटू टी के। या लिख सकते हैं इसको कि पराशण दाब बराबर हो जाएगा R इंटू सी इंटू टी के, जहां R क्या है? एक स्थिरांक है जिसे हम लोग विलयन स्थिरांक कहते हैं। इस विलयन स्थिरांक का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन, यानी केल्विन -1, और प्रति मोल यानी कि मोल -1। ये विलयन स्थिरांक की वैल्यू हो गई और यह उसकी यूनिट इकाई हो गई। क्लियर? अब चूंकि हम जानते हैं विलयन का जो सांद्रण होता है वो मोल की संख्या बटे आयतन के बराबर होता है। अब चूंकि C बराबर होता है स्मॉल n बटे V के, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन के बराबर होता है सांद्रण। तो C की वैल्यू हम इस समीकरण में अगर रख दें तो हम पाएंगे क्या? पराशण दाब पाई बराबर हो जाएगा, C की जगह रख दीजिए N/V इंटू R, हाई है और T जो का तो रख देंगे इसको। तो यानी कि पराशण दाब बराबर हो जाएगा N/V इंटू R इंटू टी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई V बराबर V इधर आ जाएगा तो पाई V यानी पराशण दाब इंटू आयतन बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू R इंटू टी। ये एक समीकरण हो गई। इस समीकरण को बोल दिया जाता है विलयन समीकरण। अरे भाई जैसे गैस समीकरण आपने पढ़ा है PV = nRT, उसी तरह विलयन के लिए ये समीकरण हो गई, इसको बोलते हैं विलयन समीकरण। पाई V = nRT। पाई मतलब पराशण दाब, V मतलब विलयन का आयतन लीटर में, n मतलब विलेय के मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक और T परम ताप, यानी जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा उसमें 273 जोड़ देंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। चूंकि स्मॉल n यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार, यानी कि स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। क्योंकि स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार, मोलिकुलर वेट। तो अब ये वैल्यू इसमें अगर रख दें तो आ जाएगा क्या? पाई V = n की जगह क्या रख देंगे? W बटे m इंटू आर टी। ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास। इस फार्मूले को एक और सरल रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? कि m बराबर हो जाएगा, m इधर आ जाए, ये पाई V उधर जाके नीचे चला जाएगा, यानी W इंटू आर टी बटे पाई इंटू V। ये फार्मूला आ गया।
इस फार्मूले को आप जरूर याद रखेंगे। इसकी मदद से आप पराशण दाब से संबंधित जो अंकिक प्रश्न होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। दरअसल न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादातर वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी, कोई एक वैल्यू नहीं दी रहेगी। अधिकांश m मोलिकुलर वेट इसकी वैल्यू नहीं दिया रहता है, यही आपसे निकलवाता है। तो विलेय का जो अणुभार है यहाँ पर, m मतलब विलेय का अणुभार, w मतलब विलेय का ग्राम में भार, r विलयन स्थिरांक, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। T परम ताप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ देंगे। पाई पराशण दाब, V विलयन का आयतन लीटर में। तो इस फार्मूले की मदद से आप अंकिक प्रश्न का अभ्यास करिए और इस चैप्टर पर अपनी पकड़ बनाइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहें।